दोस्तों, सभी को नमस्कार। तो दोस्तों, अपन ने जो लास्ट क्लास थी उसमें बात की थी किसके बारे में कि हमारी जो शासन व्यवस्था है वो किस प्रकार की है, यानी कितने प्रकार की होती है। और उसमें हमने पढ़ा था एक संसदीय, एक लोकतंत्रात्मक और एक कौन सी संघात्मक। ठीक है। और आज अपन जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे किसकी, राष्ट्रपति के बारे में, यानी कि जो हमारी संघ की कार्यपालिका शक्ति है उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। और आपको पता होगा कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है वो किसमें निहित होती है, वो राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति की। किसकी बात करने वाले हैं? आज रात बात करेंगे राष्ट्रपति की। ठीक है। तो आज अपन राष्ट्रपति है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। अपन बात करते हैं कि राष्ट्रपति की, तो सबसे पहले बात यही आती है कि राष्ट्रपति का जो उल्लेख है ना वो किस भाग में मिलता है। तो कौन से भाग में मिलेगा राष्ट्रपति का? वो मिलता है भाग 5 में। कहाँ पर? भाग नंबर 5 में उल्लेख मिलता है। और ये प्रश्न आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई राष्ट्रपति का उल्लेख किस भाग में उल्लेखित है, तो भाग 5 में। फिर बात करें अनुच्छेदों की कि भाई जो राष्ट्रपति है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद से कहाँ तक मिलता है, तो ये मिलता है कहाँ तक? अनुच्छेद, अपन किसकी बात कर रहे हैं? राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति में क्या भी आ जाएगी? संघ की कार्यपालिका। ठीक है। और अपन ने जो अपनी फर्स्ट क्लास थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो कार्यपालिका है वो कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक। ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि भाई बात करते हैं अपन संघ की कार्यपालिका की, भाई किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, तो वो है 52 से लेकर 78। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की। ठीक है। तो राष्ट्रपति का जो सर्वप्रथम अनुच्छेद मिलता है वो मिलता है कहां पर? अनुच्छेद नंबर 52 में। ठीक है। अनुच्छेद 52 में क्या लिखा हुआ है कि भारत का एक क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। तो क्या उल्लेख मिलता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। तो ये किस में लिखा हुआ है? ये लिखा है अनुच्छेद नंबर 52 में। ठीक है। तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, तो ये किस में है राष्ट्रपति का पद? तो ये है अनुच्छेद नंबर 52 में। ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 53 की कि भाई अनुच्छेद नंबर 53 में क्या है फिर? तो जो अनुच्छेद 53 है ना उसमें लिखा गया है कि भाई जो राष्ट्रपति है ना उसके अंदर, किसके अंदर? राष्ट्रपति के अंदर कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। किसके अंदर? राष्ट्रपति के अंदर कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगी? किसमें? राष्ट्रपति में। किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। ठीक है। तो ये लिखा गया है अनुच्छेद 53 में। ठीक है। अब संविधान था उसने तो स्पष्ट लिख दिया कि संपूर्ण जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें होगी? राष्ट्रपति में, है ना। लेकिन ध्यान रखना, अब ये नहीं कहा कि भाई राष्ट्रपति उस शक्ति का प्रयोग करेगा या फिर कोई और करेगा। तो ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड है कि या तो वो शक्तियों का स्वयं प्रयोग करे या फिर अपने अधीनस्थ किसी और से करवाए। ठीक है। तो ये स्पष्ट नहीं किया वहां पर संविधान में, सिर्फ ये कहा कि भाई कार्यपालिका की जो शक्ति है ना वो किसमें निहित होगी? वो राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है। और जो राष्ट्रपति है वो अपनी कार्यपालिका शक्ति या तो स्वयं चलाएगा या फिर किसी अपने अधीनस्थ अधिकारियों है, कोई भी जैसे प्रधानमंत्री है वो इसी के तो अधीन है, तभी तो वो कार्यपालिका शक्ति उसमें है। मतलब वास्तविक कौन होता है कार्यपालिका का अध्यक्ष? वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है। ये अपनी पिछली क्लास में भी अपन ने पढ़ा था। ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 54 की। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद नंबर 54। और इसमें क्या है अनुच्छेद 54 में? तो अनुच्छेद नंबर 54 में है निर्वाचक मंडल। क्या है? निर्वाचक मंडल। अब मुझे पहले तो ये बताओ भाई ये निर्वाचक मंडल क्या चीज है? समझते हो निर्वाचक मंडल क्या होता है? निर्वाचक मंडल वो होता है जो किसी का चुनाव करने में अपना सहयोग करते हैं। जैसे कि सरपंच का चुनाव होता है। ठीक है। सरपंच का चुनाव होता है तो उसमें वोट कौन डालते हैं? गांव के लोग डालते हैं। तो गांव के लोग क्या हो गए? वो निर्वाचक मंडल हो गए। क्या हो गए? निर्वाचक मंडल। इसी प्रकार जो अनुच्छेद नंबर 54 है ना उसमें ये चीज लिखा है कि जो निर्वाचक मंडल है राष्ट्रपति का, किसकी बात कर रहे हैं अपन? राष्ट्रपति का। तो भाई राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल है वो, उसमें कौन कौन होंगे निर्वाचक मंडल में?
यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे, क्या आप भाग लेते हो, नहीं लेते ना, तो इसीलिए इसमें स्पष्ट लिखा है कि भाई निर्वाचक मंडल है उसमें कौन कौन आएंगे। तो निर्वाचक मंडल की अगर बात करें तो सबसे पहले इसमें आएंगे संसद के, कौन, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, कैसे निर्वाचित, सभी निर्वाचित सदस्य, इस चीज का विशेष ध्यान रखना, निर्वाचित, कौन से, सिर्फ निर्वाचित, संसद के कौन से सदस्य, निर्वाचित सदस्य, ठीक है, वो किस में भाग लेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। और दूसरे पॉइंट पे बात करें अपन तो राज्य विधानसभाओं के, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि भाई निर्वाचक मंडल है राष्ट्रपति का, उसमें कौन कौन भाग लेंगे, तो एक तो लेंगे संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, दूसरा लेंगे राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। ये दो चीज हो गई। और इसके बाद मूल संविधान था उसमें तो यही चीजें थी, लेकिन इसके बाद एक संविधान संशोधन किया गया था, वो किया गया था 70वां, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 70वां संविधान संशोधन 1992। इसमें क्या किया कि इसमें एक स्पष्टीकरण किया कि भाई ये दो चीज तो है, ये दोनों तो भाग लेंगी, साथ में जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, वो और पुदुचेरी, पद्दुचेरी है, पद्दू है ना, अभी नाम बदल दिया, इसका ध्यान रखना, पांडिचेरी मत बोल देना, ठीक है। तो ये दोनों भी इनके जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो भी इसमें भाग लेंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ के, अब एक तो संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, दूसरा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और तीसरा कहाँ पर, दिल्ली और पुदुचेरी दोनों के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो भी इसमें भाग लेंगे, ठीक है। किसमें, जो राष्ट्रपति उसके निर्वाचक मंडल में, है ना। तो ये चीज हो गई कि भाई कौन कौन वोट डालेगा। अब बात करेंगे अपन अनुच्छेद नंबर 55 की, किसकी बात करेंगे अब, अनुच्छेद नंबर 55। और अनुच्छेद 55 में क्या है, तो अनुच्छेद 55 में है भाई निर्वाचक मंडल हो गया तो अब चुनाव भी होगा, तो चुनाव कैसे होगा उसकी प्रक्रिया है किसमें, अनुच्छेद 55 में, ठीक है। तो अपन बात करते हैं अनुच्छेद 55 की, अनुच्छेद नंबर 55 की, ठीक। तो अनुच्छेद 55 में क्या आएगा कि भाई निर्वाचक मंडल हो गया, भाई कौन चुनाव का मतलब कौन वोट डालेगा, और वोट डालेगा तो किसको वोट डालेगा, कैसे कैसे वोट डालेगा, ये चीज है किसमें, अनुच्छेद 55 में। क्या है, निर्वाचन विधि, क्या है, निर्वाचन विधि। आपको पता है कि भाई जो निर्वाचन विधि है वो कैसी है हमारी, तो आप पढ़ते होंगे, एकल संक्रमण सामान्य, सॉरी एक मिनट, कि जो है आनुपातिक कौन सी, आनुपातिक, पहले निर्वाचन विधि है लेकिन आनुपातिक क्यों बोल रहे हैं हम, कि भाई जैसे चुनाव करवाए जाएंगे तो चुनाव जैसे राज्य विधानसभा मैंने बताया था कौन कौन भाग लेंगे, विधानसभा भाग लेगी, संसद के निर्वाचित सदस्य लेंगे, तो यानी कि विधानसभा उसमें तो कौन आ जाएंगे, हमारे विधायक वगैरह आ जाएंगे, और जो संसद है वह उनसे क्या आ जाएंगे, उनसे सांसद आ जाएंगे, लेकिन फिर अंतर रहेगा कि नहीं रहेगा, एक तो विधायक तो कहाँ पर है, वो विधायक तो सिर्फ कहाँ पर है, एक निश्चित क्षेत्र का, और सांसद किस पे बनता है, 8 विधायकों पर एक सांसद होता है ना, होता है ना। और अगर वो दोनों ही एक वोट जाकर डालेंगे और उनको मान ली जाए कि भाई उनकी काउंटिंग ऐसे करें अपन एक एक की, तो फिर अंतर क्या रहेगा, अंतर रहेगा क्या फिर दोनों में, यानी विधायक का भी वही मत हो गया, सांसद का भी वही मत हो गया, लेकिन सांसद तो 8 विधायकों पर एक है, तो उनका जो, उनको एक तरह से बराबर लेवल में लाने के लिए ये विधि अपनाई गई, जिसको अपन कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व। क्या, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमण प्रणाली, कौन सी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण गुप्त मत प्रणाली, कौन सी, गुप्त मत प्रणाली,
ठीक है, तो ये क्या थी, ये एक विधि थी। कैसे, एक तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी कि क्या, अनुपात समान किया जाएगा। दूसरा क्या, एकल संक्रमण यानी कि कैसे इसमें प्रोसेस होते हैं 2-3 प्रकार के। उसके लिए मैं क्या करूंगा आपके लिए, इसमें क्या बहुत लंबी विधि है, अगर मैं अभी समझाने बैठूं तो कम से कम 1 घंटा आपको इस चीज को समझाने में लगेगा। तो मैं क्या करूंगा कि जो निर्वाचन की विधि है ना, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, उसमें आप समझना। यहाँ पर इतना ध्यान रखना कि वे कौन सी विधि अपनाते थे हम, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण मत गुप्त मत प्रणाली अपन यूज करते थे। कहाँ पर, जो निर्वाचन विधि थी उसके अंतर्गत, जो राष्ट्रपति का हम चुनाव करते हैं वहां पर। और आपके सामने एक चीज और आती है कि भाई ये जो विधि थी ना, ये दी किसने थी, तो ये विधि दी थी थॉमस हेयर ने, थॉमस हेयर ने। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना कि किसके द्वारा दी गई थी, ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो ये सिद्धांत दिया गया था थॉमस हेयर के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 56 की, अनुच्छेद नंबर 56 की। तो इसमें क्या है, इसमें जो राष्ट्रपति है इसका कार्यकाल है, क्या है इसका कार्यकाल, क्या है कार्यकाल। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो हमारा राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल कितना होता है, तो आप सभी ने पढ़ा होगा और होता भी है क्या, उसको अपन क्या लिखते हैं, सामान्यतः 5 वर्ष। कितना, 5 वर्ष। अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने क्या लिखा है, ये सामान्यतः है, क्या लिखा है, सामान्यतः। क्यों लिखा, मैं डायरेक्ट 5 वर्ष भी तो लिख सकता था इसको, कि भाई राष्ट्रपति कार्यकाल होता है कितना, 5 वर्ष। लेकिन सामान्यतः लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, सामान्यता का मतलब होता है कि जरूरी नहीं है कि 5 वर्ष ही हो, है ना, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। सामान्यता का मतलब यहाँ पर यही है कि जरूरी नहीं है, कि फिक्स नहीं है कि 5 वर्ष का ही होगा, तो भाई कितना होगा फिर। तो एक चीज, तो इस चीज को आप अच्छे से समझना कि भाई जो राष्ट्रपति है ना, वो 5 वर्ष तक नहीं, वो कब तक बना रहेगा, जब तक कि नया चुनाव हो जाए और दूसरा जो राष्ट्रपति बनने वाला है ना, वो अपना पद ग्रहण नहीं कर ले, तब तक वो नहीं हटेगा। ठीक है, अब आपसे प्रश्न पूछूं कि भाई ऐसा कितने दिन तक रह सकता है, तो आप कहोगे 6 महीने तक, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। 6 महीने इसका कोई समय सीमा नहीं है, सिर्फ ये है कि कब तक, बात करें अपन कब तक रहेगा, तो ये रहेगा जब तक नया उत्तराधिकारी नियुक्त न हो जाए। ठीक है, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना कि ये कब तक बना रहेगा, जब तक नया उत्तराधिकारी यानी कि नया राष्ट्रपति नियुक्त ना हो जाए। अब एक चीज पढ़ते हो ना, वो 6 महीने वाली, उसको बिल्कुल भूल जाना कि 6 महीने तक किस कंडीशन में, जब राष्ट्रपति को कैसे निकाले हम, या तो वो त्याग पत्र दे दे, है ना, एक तो ये हो गया, त्याग पत्र नहीं दे तो हम उसको, जो हम महाभियोग प्रक्रिया है वो पढ़ते हैं अपन अनुच्छेद 61 में, तो महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाए, है ना, तो वो एक त्याग पत्र दे दे, या फिर क्या करे अपन, मतलब कि राष्ट्रपति है उसकी मृत्यु हो जाए। तो 3 कंडीशन ऐसी है, उस टाइम पे मैक्सिमम 6 महीने तक, क्या मैक्सिमम 6 महीने तक क्या कर सकता है, वो राष्ट्रपति रह सकता है। 6 महीने के अंदर आपको चुनाव करवाना ही पड़ेगा, यानी कि उस टाइम पे भी कौन करेगा, जैसे राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया, है ना, तो उसकी जगह कौन आएगा, तो उसकी जगह कौन आएगा, उपराष्ट्रपति करेगा। लेकिन उपराष्ट्रपति कब तक करेगा, वो 6 महीने तक करेगा, बस फिक्स है उसका, उसका 6 महीने की अपन बात करते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि सामान्य कार्यकाल तो होता है 5 वर्ष का, वैसे होता है कब तक, जब तक कि नया उत्तराधिकारी अपना नया पद, मतलब नया राष्ट्रपति नहीं बन जाए, तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 57 की। अनुच्छेद नंबर 57 में क्या है, तो इसमें है कि भाई राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति की पद पर रह चुका, राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति पद पर जो रह चुका कोई भी व्यक्ति है, वो पुनः भी राष्ट्रपति बन सकता है। ये लिखा गया है अनुच्छेद नंबर 57 में। क्या, या तो वर्तमान में वो राष्ट्रपति हो या फिर राष्ट्रपति के पद पर रह चुका हो, तो क्या होगा, वो पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। ठीक है,
हो सकता है, ये नहीं कि एक बार राष्ट्रपति बन गया तो अगली बार वो बनेगा ही नहीं, है ना। ये लिखा गया है अनुच्छेद 57 में कि भाई या तो वो वर्तमान में राष्ट्रपति हो या फिर राष्ट्रपति रह चुका हो तो भी वो क्या दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 58 की। तो अनुच्छेद 58 है, उसको अपन ऊपर लेते हैं, उसकी में क्या है योग्यताएं हैं, तो योग्यताएं एक साथ आपको मिल जाएगी। अनुच्छेद नंबर 57 की बात करेंगे। 57 में क्या है, अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति की योग्यताएं, और योग्यताएं लगभग सबको पता होती है कि योग्यताएं क्या क्या होती है राष्ट्रपति की, ठीक है। तो अनुच्छेद किसकी बात करने वाले हैं, 58 की। तो योग्यताओं में क्या 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 है, इसमें योग्यताएं, ठीक है। अब भाई राष्ट्रपति योग्यता क्या क्या होंगी, फर्स्ट तो यही क्या, मैं भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, ठीक है। दूसरी योग्यता क्या होगी, उसकी उम्र न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 35, कितनी 35, और राष्ट्रपति के लिए भी यही होती है, वो सॉरी उपराष्ट्रपति के लिए भी, है ना। अब बात करते हैं तीसरी कि भारत का नागरिक हो, उम्र उसकी कितनी हो, 35 वर्ष हो, और वो क्या किसी भी लाभ के पद पर ना हो, क्या लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। और यहां से समझना कि जैसे वो संसद में कोई सदस्य है या फिर कहीं पर भी है ना, तो ऐसे पदों को जैसे मंत्री हुआ, वो कोई भी कुछ भी हुआ, तो उनको अपन लाभ के पद पर नहीं कह सकते, ठीक है, वो लाभ के पद पर नहीं आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अगली कि भाई वो क्या हो, लोकसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य नियुक्त होने के योग्य हो, क्या हो, होने के योग्य हो, यानी कि क्या समझे कि भाई वो ऐसी क्षमता रखता हो कि भाई वो लोकसभा सदस्य भी नियुक्त हो सके, ठीक है। ये इसकी प्रमुख योग्यता है। और तो दिवालिया न हो, ये तो कॉमन सी चीजें, वो आपके एग्जाम में भी पूछी नहीं जाती। आप यही आएगा कि एक तो योग्यता से पूछ ले, उम्र से पूछ लेगा कि राष्ट्रपति की उम्र कितनी होनी चाहिए। दूसरा क्या पूछेगा कि भाई वो लोकसभा सदस्य नियुक्त होने के योग्य हो, ठीक है। ये इसकी प्रमुख योग्यताएं हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 59 की। कौन सा, अनुच्छेद 59। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 59 की। तो योग्यताएं देख ली, अब देखेंगे राष्ट्रपति की शर्तें। शर्तें मतलब भाई राष्ट्रपति योग्यता हो गई, तो योग्यता के बाद भाई ये तो योग्यता मतलब चुनाव लड़ने के लिए। अब चुनाव लड़ लिया तो भाई वो क्या क्या चीजें पे पाबंदी होगी, जैसे आप जॉब के लिए फॉर्म भरते हो, ठीक है। तो एक तो क्या आप फॉर्म भरोगे ना, उससे पहले आपको कुछ कंडीशन दी होंगी कि आपके पास ये चीजें हैं, ये योग्यताएं हैं, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो गया, तो सिलेक्शन के बाद भी कुछ शर्तें रखते हैं आपसे कि ये चीज आपको करनी होगी तो यहाँ पद पर रह सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसी प्रकार राष्ट्रपति की भी शर्तें हैं। क्या क्या शर्तें हैं, तो देखना, पहला तो क्या, संघ व राज्य के अधीन किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। क्या, संघ व राज्य के अधीन, संघ व राज्य के अधीन, राज्य के अधीन, संघ में राज्य के अधीन क्या होना चाहिए, किसी भी सदन का, या तो संघ में हो या फिर राज्य में हो, राज्य के अधीन किसी भी सदन का, जरूरी नहीं है वो संघ का ही हो या फिर राज्य का हो, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। क्या, नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना कि भाई जो राष्ट्रपति बन रहा है तो वो वर्तमान में क्या नहीं होना चाहिए, संघ व राज्य के अधीन। यानी जैसे संघ में तो क्या हो गया, लोकसभा वगैरह हुई, राज्य में क्या हो गया, जैसे संघ में कौन कौन से होते हैं, 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, तो उन दोनों में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। फिर राज्य की बात कर लेते हैं अपन, राज्य में क्या होता है, विधानसभा विधान परिषद, तो दोनों का सदस्य भी वो नहीं होना चाहिए उस टाइम पे, ठीक है। तो वो क्या बन सकता है, तो राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। उसके बाद
दूसरे नंबर पर अपन बात करें तो दूसरे नंबर पर कोई भी मतलब कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? धारण नहीं करेगा। इस चीज का ध्यान रखना कि भाई राष्ट्रपति बन गया तो उसके बाद वो क्या करेगा? लाभ का पद कोई भी धारण नहीं कर सकता। ठीक है, और क्या करेगा? दोनों सदनों का सदस्य भी नहीं होगा। ठीक है, और बात करें अपन कि भाई और क्या होना चाहिए, तो भाई जो राष्ट्रपति है वो लाभ के पद, और लाभ के पद में कौन कौन से नहीं आएंगे? जैसे मैंने आपको बता दिया कि वो मान लो किसी का राज्यपाल है ना, या फिर आप कोई वो मंत्री वगैरह कुछ भी है, मतलब तो वो लाभ का पद नहीं हो सकता। लाभ का पद उनको कहेंगे जैसे कोई बिजनेस कर रहा है या फिर कुछ और चीज कर रहा है, तो उस टाइम पे वो नहीं कर सकता, किसी प्रकार का लाभ का पद वो नहीं ले सकता, है ना। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। और बात करें अनुच्छेद नंबर 60 की, अनुच्छेद नंबर 60 में क्या आएगा? जो वेतन भत्ते आएंगे। क्या आएगा? वेतन भत्ते। और ये कैसे मिलेंगे वेतन भत्ते? तो आपको पता होगा कि जो हमारी अनुसूची है, अनुसूची कौन सी, वेतन भत्ते किसमें पढ़े थे हमने? अनुसूची नंबर 2। तो अनुसूची नंबर 2 के हिसाब से क्या मिलेंगे इनको? वेतन भत्ते मिलेंगे। और आपको पता होगा राष्ट्रपति का वेतन कितना है वर्तमान में? पता है आपको? बताओ जल्दी से कितना है? तो वर्तमान में वेतन है 5 लाख रुपए पर माह, पर मंथ। ठीक है, 5 लाख पर मंथ राष्ट्रपति का वेतन है ये, है ना। और जो उसको सुविधाएं मिलती हैं गवर्नमेंट की वो तो साथ में है ही, लेकिन 5 लाख उसका पर मंथ का वेतन भी है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 61 की। 59 हो गया, 60। ठीक है, सॉरी जो शर्तें है ना इसी में है, ये वेतन भत्ते भी 60 में ही आएंगे, 59 में ही आएंगे। ठीक है, 60 में तो क्या है? शपथ है। अनुच्छेद 60 में तो क्या है? शपथ। 59 है शर्तें हैं, शर्तों के अंतर्गत ही है वेतन भत्ते भी। ठीक है, दो तो ये शर्तें हैं और वेतन भत्ते हैं अनुच्छेद नंबर 59 में। 60 में बात करेंगे अपन किसकी? तो 60 में अपन बात करने वाले हैं शपथ की। और आपको पता होगा शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है शपथ? सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट लिख देता हूं डायरेक्ट, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, शपथ कौन दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अब मान लो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है ही नहीं वहां पे उस टाइम पे, तो कौन दिलाएगा? तो उस टाइम पे दिलाएगा जो भी मुख्य, यानी कि मुख्य न्यायाधीश है, तो यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश होगा ना, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश, न्यायाधीश। ठीक है, ये इसकी शपथ हो गई। और अब बात करें कि भाई शपथ है तो वो शपथ किस चीज की लेगा? वो जो राष्ट्रपति है वो शपथ किन चीजों की लेगा? तो वो क्या किस चीज की लेगा? एक तो क्या संविधान है, शपथ किस चीज की लेगा? कि भाई जो संविधान है वह विधि है, संविधान में विधि का क्या करेगा? वो परिरक्षित और क्या करेगा? परिरक्षित तो करेगा ही, रक्षा तो मतलब करेगा ही उसकी, लेकिन रक्षा करने के साथ साथ और क्या करेगा? तो एक तो इसको ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा, यहां पे लिख रहा हूं मैं, है ना। शपथ किस चीज की लेगा? कौन पढ़ रहे थे? अनुच्छेद कौन सा? 60वां, 60। इसमें पढ़ रहे थे क्या है? शपथ। ठीक है, शपथ किस चीज की लेगा? तो शपथ लेगा क्या? संविधान, संविधान, संविधान व विधि, विधि को परिरक्षित करेगा। दूसरा पॉइंट अपन बात करें, संविधान में विधि को क्या करेगा? संरक्षण प्रदान करेगा। क्या करेगा? संरक्षण प्रदान करेगा। बात करें तीसरी, क्या करेगा? प्रतिरक्षण भी। क्या करेगा? प्रतिरक्षण भी प्रदान करेगा। और क्या करेगा?
और लोक कल्याणकारी कार्य करेगा। ठीक है, ये इसकी क्या है, इन चीजों की वो शपथ लेगा। बात करें अपन शपथ की, भाई शपथ तो मुझे 60 में आपसे पूछ लिया जाए, ऑप्शन में दे दिया जाए कि राष्ट्रपति किस चीज की शपथ लेता है। एक देगा संविधान को परिरक्षित करने की, संरक्षण प्रदान करने की, प्रतिरक्षण की। ठीक है, तो ये चीजों का आप तीनों चीजों को ध्यान रखना और क्या, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 61 की। तो मैंने अनुच्छेद 61 के बारे में आपको बताया था, क्या बताया था अनुच्छेद 61 में क्या है, महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया किसमें है, अनुच्छेद 61 में। यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना कि अनुच्छेद 61 में क्या है, महाभियोग प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया को मैं अभी बताने लगा तो उसमें भी 1 घंटा खिंच जाएगा, तो उसकी क्लास अपन अलग से स्पेशल वीडियो बना दूंगा महाभियोग प्रक्रिया के बारे में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 62 की। भाई अनुच्छेद 62 में क्या है, तो अनुच्छेद 62 में क्या है, मृत्यु। मैंने 3 चीजें बताई थी, मृत्यु, त्यागपत्र या फिर क्या, महाभियोग प्रक्रिया से, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। तो मतलब मैक्सिमम 6 महीने के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, नए राष्ट्रपति का चुनाव करना होगा। ठीक है, ये लिखा गया अनुच्छेद नंबर 62 में। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना कि भाई 62 में क्या है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र दे देता है या फिर महाभियोग प्रक्रिया से उसको हटा दिया जाता है, तो मैक्सिमम 6 महीने के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, नए राष्ट्रपति का चुनाव करना ही होगा। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता भी चुका कि वहां पर आप इस चीज को ध्यान रखना मत रखना, यहाँ पर ध्यान रखना कि भाई जो मैक्सिमम 6 महीने वो कब है, 62, अनुच्छेद नंबर 62। लेकिन अगर आपसे ऐसे प्रश्न ना पूछे और इस प्रकार से पूछे कि भाई कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल में ऑप्शन दे देगा आपको, एक तो 5 वर्ष, दूसरा दे देगा कि नए राष्ट्रपति के बनने तक, है ना, और तीसरा कुछ भी दे देगा, ए बी दोनों, सी। तो आपको वहां पर आंसर जाएगा कौन सा, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं बनता। सिर्फ ध्यान यही रखना है, कब तक, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं बनता तब तक राष्ट्रपति नहीं हटेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, राष्ट्रपति पद ग्रहण जब तक नया नहीं करता है तब तक राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र नहीं देगा। ठीक है, तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना। अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तीनों, अगर मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र दे देता है या फिर महाभियोग द्वारा हटा देते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव करना आवश्यक होता है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। ये हुए हमारे राष्ट्रपति के पूरे अनुच्छेद, कौन से तक, 62 तक। अब इससे जो आगे उपराष्ट्रपति बनेगा वो अनुच्छेद 63 में अपन पढ़ेंगे कि उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो आगे की जो कार्य प्रणाली है उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।